जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आज फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं महिला पर्यवेक्षक जो भर्ती 2025 की होने वाली है, उसके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर की मैराथन क्लास। और इस क्लास में हम आपको इस क्लास में 30 मार्च का पेपर था वो हम आपको पूरा करवाएंगे। तो 30 मार्च का जो पेपर हुआ था 2017 में, ये वो वाला पेपर आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। इस शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में हम आपको खंड 1 और खंड 2 ये दोनों कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। और ये जो खंड 1 आता है वो 55 मार्क्स का आता है और खंड बी भी 55 मार्क्स का आता है। इस तरीके से इस वाली क्लास में आपको 110 मार्क्स का पूरा कंप्लीट पेपर करवाया जाएगा। तो सभी लोग क्लास से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को बस शेयर ज़रूर कर दिया करें। आप लोग क्लास स्टार्ट हो, क्लास आप देखना स्टार्ट करें उससे पहले एक बार क्लास को सभी लोग शेयर ज़रूर कर दिया करें। और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक भी किया करें। और अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो रोज़ का डेली का आपका क्लास चलती है महिला पर्यवेक्षक की, उसका प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आप सभी लोग क्लास को अच्छे से शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर करते रहिएगा, क्लास को शेयर भी कीजिएगा, है ना। ये सुबह फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है 30 मार्च 2017 को जो हुआ था। और इसमें इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी PDF ले सकते हैं। और अदर क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको हमारे टेलीग्राम से मिलता रहता है, तो वहाँ आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला जो खंड है जो कि पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित जो आपका पहला खंड है, तो उससे संबंधित आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। फिर उसके बाद आपको खंड बाकी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो इस तरीके से दो आपको मतलब कि 110 मार्क्स का आपको आज के पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट कराया जाएगा। और पार्ट बी में हम आपको फिर खंड जो 3 हैं और 4 हैं वो आपको कंप्लीट कराएंगे। तो इस तरीके से आपको ये पूरा हम कंप्लीट कराएंगे। और आपके इससे पहले हमने 3 पेपर आपको कंप्लीट करवा चुके हैं और तीनों पेपर का आपको क्लास डली हुई है। आपने अभी तक ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से इन क्लासों को देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास हमने पेपर के अलावा बहुत सारी आपको क्लासेस करवा चुके थे पहले ही, और वो भी अगर क्लास देखेंगे तो आपके अगर अभी तक भी आपने नहीं पढ़ रखा है और हमारी जो प्लेलिस्ट में जाकर आप दोनों जो ग्रुप हमने बनाए हैं उनमें से जो दोनों क्लास पूरी देख लेंगे, आप स्पीड तेज करके देख लीजिए, तो आपके 155 प्लस नंबर कहीं नहीं गए हैं। इतना हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपने अगर एक एक क्लास पूरी कंप्लीट देख ली तो आपके 155 प्लस क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। बस आप ये है कि अगर अभी तक आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ हर एक क्लास को पूरा देखिए, पूरे क्वेश्चन सोल्व कीजिए। और भले चाहे आप स्पीड तेज करके देखें लेकिन ज़रूर देखिए, तो आपके अभी तक भी नहीं पढ़ा होगा तो भी आपके 155 प्लस क्वेश्चंस ज़रूर आपके एग्ज़ाम में ठीक होंगे। तो ज़रूर क्लास को पूरा देखिए। और क्लास को बस आप लोग है ना क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया करें, बस क्लास को शेयर करते रहिएगा। और पसंद क्लास आए तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब हमारी क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं इसलिए हम आप क्या करते हैं, थोड़ी स्पीड तेज रखते हैं क्वेश्चंस की। तो अगर आपको स्पीड तेज लगे तो आप स्पीड थोड़ा सा स्लो करके भी देख सकते हैं, नहीं तो अन्यथा ये वाले स्पीड में देखेंगे तो आप जल्दी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। और अगर स्पीड कम लग रही है तो स्पीड को थोड़ा हाई कर सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे उस हिसाब से आप अपने देख सकते हैं, ठीक है। चलिए
अब हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। खंड 1 जो पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित है उसका पहला क्वेश्चन हम आपको लगवाते हैं। बस सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए चलिएगा, है ना। अब आपको हम बार बार नहीं कह पाएंगे, इसलिए आप लोग खुद से ही क्लास को शेयर करते हुए ज़रूर चलिएगा। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मध्य ऊपरी बाह की परिधि पोषण स्थिति का एक उपयोगी संकेत है और इनमें से किसको खारिज करने में ये मददगार होता है। देखिए क्या बोल रहा है कि जो हमारे मध्य ऊपरी बाह की परिधि होती है वो पोषण की स्थिति का एक उपयोगी संकेतक होता है, और ये किस चीज़ को खारिज करने में मदद करेगा, तो पेशीय क्षय को, या फिर शरीर के भार एवं अस्थियों के भार को, चयापचयी आयु को, या इनमें से कोई नहीं। बताइए किस में इससे संबंधित मतलब इसको खारिज करने में मददगार होगा। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पेशीय क्षय को खारिज करने में क्या होगा, मददगार होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेशीय क्षय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुपोषित गर्भवती माता में प्रोटीन की मात्रा किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। अगर है ना जो गर्भवती माता है अगर वो कुपोषित है और उसमें हमको क्या प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना है, तो उस प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो छना हुआ दानेदार मांस और व मछली दोनों ही का उपभोग, या फिर मथी हुई दाल का सूप, या मलाई उतरे दूध, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए अगर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सभी करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो मतलब मांस मछली का भी सेवन, ठीक है, या फिर दाल का है ना सूप पी सकते हैं, और जो मलाई निकाला हुआ जो दूध रहता है उसको, तो इन सभी से क्या हो सकती है, प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षाजन मतलब जो इम्यून जेन होता है नामक एजेंट के विरुद्ध दृढ़ीकरण हो सकता है। बताइए वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति का जो प्रतिरक्षा तंत्र है प्रतिरक्षाजन नामक एजेंट के विरुद्ध क्या करेगा, दृढ़ीकृत हो जाता है। तो सक्रिय प्रतिरक्षा या निष्क्रिय प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए किसके द्वारा। तो देखिए अगर है ना अब कौन सी मतलब प्रक्रिया होगी जिसके द्वारा व्यक्ति प्रतिरक्षा तंत्र और प्रतिरक्षा जन नामक एजेंट के विरुद्ध दृढ़ीकृत होगा, तो वो कौन सी प्रक्रिया है, तो वो है प्रतिरक्षीकरण। कौन सी है, प्रतिरक्षीकरण प्रक्रिया है। कौन सी है, प्रतिरक्षीकरण प्रक्रिया है। तो इम्यूनाइजेशन के थ्रू क्या कर सकता है, किसी भी प्रतिरक्षा जन नामक एजेंट के विरुद्ध हमारे शरीर को अच्छा बना सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाजों में किस अमीनो अम्ल की कमी होती है। बताइए अनाज में किस अमीनो अम्ल की कमी होगी, मेथेनोइक, ट्रिप्टोफेन, लाइसिन, या फिर फेनिएनालिन। बताइए किसकी कमी होगी, अनाजों में किस अमीनो अम्ल की कमी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइसिन। किसकी कमी होती है, अनाज में कौन सा अमीनो अम्ल नहीं होता है, लाइसिन नहीं होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइसिन नहीं होता है। जबकि ट्रिप्टोफेन जो होता है वो मक्के में नहीं होता है। किस में नहीं होता है, मक्के में नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अध्ययनों से पता चलता है कि मुख्य भोजनों के साथ एस्कार्बिक अम्ल से समृद्ध फलों के सेवन से किसका सुधार आ सकता है, मतलब किसमें सुधार आ सकता है। अगर देखिए जो मुख्य भोजन होता है उसमें अगर एस्कार्बिक अम्ल से समृद्ध जो फल होते हैं, है ना, विटामिन सी से समृद्ध जो फल होते हैं उनको खाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारे हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार आएगा, या कोलेस्ट्रॉल में सुधार आएगा, या ट्राइग्लिसराइड में सुधार आएगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए विटामिन सी जो रहता है उसके विटामिन सी जिन फलों में होता है उन फलों को खाने से क्या होता है, तो उन फलों को खाने से हमारे हीमोग्लोबिन का स्तर क्या होता है, उसमें सुधार आता है। किसमें आता है, हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुबह की उबकाइयों से राहत देने के आहारीय
हस्तक्षेप में क्या होना चाहिए। सिंपल सा पूछ रहा है, जैसे कि सुबह उबकाई वगैरह आती हैं तो उसकी राहत के लिए हमें क्या चीज़ लेना चाहिए। सूखे कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थ जैसे क्रैकर्स वगैरह लेना चाहिए, कम सोडियम वाला आहार लेना चाहिए, एंटासिड मतलब प्रति अम्ल लेना चाहिए, या फिर इंट्रावीनस या अंतःस्त्रीय तरल लेना चाहिए। बताइए क्या लेना चाहिए। अगर सुबह की उबकाई से राहत चाहिए तो हमें आहार में क्या लेना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या लेना चाहिए, तो सूखे कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थ जैसे क्रैकर्स लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, सूखे कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थ जैसे हमको क्रैकर्स लेना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लास को सभी लोग शेयर करते हुए ज़रूर चलिएगा, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, जिन वृद्ध व्यक्तियों के पास भोजन की सीमित पहुंच होती है वो अकेले रहते हैं। जिनकी आय कम होती है, जिनके पास परिवहन की खराब सुविधाएं होती हैं, तो वे किसके प्रति असुरक्षित होते हैं। बताइए। ऐसे व्यक्ति जो कि क्या करते हैं, भोजन कैसा लेते हैं, सीमित लेते हैं, अकेले रहते हैं, आय कम है उनके पास, परिवहन भी खराब सुविधाएं हैं, तो ये सब किसके प्रति असुरक्षित हो जाएंगे। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, या फिर ऊर्जा कुपोषण, या प्रोटीन कुपोषण, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो देखिए, ऐसे व्यक्ति जिनके जो भोजन क्या होता है, सीमित होता है ना, भोजन सीमित पहुंच होती है, तो उनमें है ना प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण होने की संभावना रहती। क्या होती है, पोषण ऊर्जा कुपोषण होने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माता का शरीर विशेष जीवन आधारित तंत्रों के माध्यम से गर्भस्थ शिशु को पोषक तत्वों की आपूर्ति देता है, वह तंत्र कौन सा है। बताइए कि जो माता का जो शरीर होता है वो विशेष जीवन आधारित तंत्रों के माध्यम से गर्भस्थ, इसमें क्वेश्चन में सिंपल सा पूछा है कि माँ जो गर्भस्थ शिशु को माता के शरीर से किसके माध्यम से भोजन मिलता है ना। बताइए। अपरा जिसे बीजांडसन भी बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में प्लेसेंटा बोलते हैं, या फिर एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा मिलता है, या गर्भनाल मतलब नाभि रज्जु जो अम्लिका कॉर्ड होती है उसके द्वारा मिलता है, या उपरोक्त सभी। बताइए किसके द्वारा मिलता है। गर्भस्थ शिशु को पोषक तत्व जो है माता के शरीर से किसके माध्यम से मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी के माध्यम से, है ना, चाहे वो प्लेसेंटा हो, गर्भनाल हो, या फिर एमनियोटिक फ्लूइड हो, इन तीनों के माध्यम से मिलता है। ठीक है, चलिए, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं तो आप इनको अच्छे से लगाइए, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं ये आपको जो आ चुके हैं 2017 में उसका आपको लगवाया जा रहा है। तो ये पेपर समझकर ही आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन रीड करें और फिर उसका आंसर दें, और लास्ट में हमें आंसर ये भी बताएं कि आपके कितने आंसर ठीक हुए हैं। आपके टोटल जो 110 क्वेश्चंस रहेंगे, उस 110 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं, तो बिल्कुल आप ज़रूर बताइएगा लास्ट में कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और क्लास को लाइक करते हुए ज़रूर चलिएगा। चलिए, क्वेश्चन आ चुका है कि ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण फैलाने वाले रोगजनकों का फैलाव रोकने के लिए अपनाई जाने वाली मानक सावधानियां में कौन शामिल है। बताइए। जो ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी हो जाता है उसके संक्रमण फैलाने वाले जो रोगजनक हैं उनसे क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो हाथों की स्वच्छता रखनी चाहिए, उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का यूज़ करना चाहिए, श्वसन संबंधी स्वच्छता और खांसने संबंधी शिष्टाचार रखना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए क्या रखना चाहिए। तो टीबी से अगर बचाव करना है तो इनमें से क्या करना चाहिए, तो उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है, इन सभी चीज़ों का हमें क्या करना चाहिए, प्रिकॉशंस लेना चाहिए। ठीक है, चाहे हाथों की भी स्वच्छता रखनी चाहिए, उचित व्यक्तिगत सुरक्षा भी रखनी चाहिए, श्वसन संबंधी स्वच्छता और खांसने और संबंधी शिष्टाचार भी रखना चाहिए। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कौन सा वैक्सीन गर्भावस्था में निषिद्ध है। बताइए इनमें से कौन सा वैक्सीन जो है गर्भावस्था के दौरान नहीं लगाया जाता है। कौन सा ओपीवी नहीं लगाया जाता, इन्फ्लुएंजा का नहीं लगाया जाता, रुबेला का नहीं लगाया जाता, या फिर टेटनस का नहीं लगाया जाता है। बताइए कौन सा वैक्सीन है जो कि गर्भ अवस्था के दौरान नहीं लगाया जाता है। तो देखिए गर्भ अवस्था के दौरान जो नहीं लगाया जाता वो कौन सा है, रुबेला, है ना। रुबेला को कभी भी गर्भ अवस्था के दौरान नहीं लगाया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसको लगाने से उसकी मस्तिष्क संबंधी उसमें बीमारी उत्पन्न होने के जो है कारण बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो रुबेला नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालयी बच्चों के भोजन संबंधी व्यवहार को आकार देने में कौन से उपाय सहयोग हो सकते हैं। बताइए विद्यालयी जो बच्चे होते हैं उनके भोजन संबंधी व्यवहार को आकार देने के लिए कौन कौन से उपाय सहायक होंगे। तो सुरक्षित करें कि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में फल, सब्जी और दूध उत्पाद मिल रहे हैं, और स्वास्थ्य पर विभिन्न खाद्य पदार्थों का प्रभाव के बारे में बताना, या खाना पानी की अच्छी आदतें सिखाना, या उपरोक्त सभी। बताइए क्या चीज़ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी इसके क्या हैं, राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सुरक्षित करें कि बच्चे पर्याप्त मात्रा में फल, सब्जी और दूध उत्पाद मिले उनको। फिर स्वास्थ्य में विभिन्न पदार्थों के प्रभाव के बारे में बताना, खाना पीने की आदतें अच्छी दिखाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवश्यक वसा अम्लों जैसे अल्फा लिनोलेनिक अम्ल और लिनोलिक अम्ल आदि की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या आवश्यक है। बताइए क्या आवश्यक है। देखिए आवश्यक जो वसा अम्ल हैं जैसे अल्फा लिनोलेनिक अम्ल, है ना, लिनोलिक अम्ल, ये सब क्या है, सारे अमीनो अम्ल हैं, और ये सभी पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो बताइए कौन कौन से, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, या फिर विटामिन्स। बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिपिड्स, क्योंकि ये सब क्या है, वसा हैं, तेल हैं, तो ये सभी क्या हैं, ये सभी पोषक संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं। चल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि माता का आहार गुणात्मक और मात्रात्मक दृष्टि से अपर्याप्त है तो फिर वह क्या है, गर्भस्थ शिशु की वृद्धि और विकास को सीमित कर देगा, या फिर वृद्धि बढ़ाएगा, या विकास बढ़ाएगा, या परिणाम बढ़ाएगा। बताइए अगर कोई भी माता है उसके आहार में चाहे गुणात्मक तरीके से या मात्रात्मक दृष्टि से उसको अपर्याप्त भोजन दिया जा रहा है तो वो गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को क्या करेगा, तो याद रखें वो वृद्धि और विकास को सीमित कर देगा। क्या कर देगा, गर्भस्थ शिशु की जो वृद्धि और विकास है उसको क्या कर देगा, सीमित कर देगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गर्भस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास को क्या कर देना, सीमित कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जन्म के समय भार कम होने के पीछे कई कारक हो सकते हैं जिनमें शामिल है। बताइए जन्म के समय जो है कई कारक क्या हो सकते हैं पीछे, मतलब कि जन्म के समय अगर भार कम है तो उसका क्या कारण हो सकता है, माता की आयु, एक से अधिक प्रसव, या फिर मात्रा की अनुचित एवं अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए कोई भी अगर बच्चा है उसका है ना जन्म के समय कम भार है तो उसमें ये सभी क्या हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं, ये सभी कारण हो सकते हैं उसके, है ना। माता की आयु भी एक से अधिक प्रसव हो, या फिर माता में अनुचित और अपर्याप्त प्रसव पूर्व उसको देखभाल मिली हो, तो ये सभी इसके क्या हो सकते हैं, तो ये सभी इसके कारण हो सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है। बताइए हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है, मल संदूषण के कारण होता है, भोजन संदूषण के कारण होता है, या फिर जल संदूषण के कारण होता है, या फिर सेरम हेपेटाइटिस नामक जीवाणु के कारण होता है। देखिए हेपेटाइटिस ए पूछ रहा है, वो हेपेटाइटिस ए के बारे में पूछ रहा है कि हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस ए जो है वो मल संदूषण के कारण होता है। किसके कारण होता है, मल संदूषण के कारण होता है।
फीकल जो कंटेमिनेशन होता है, मतलब कि मल संदूषण होता है, इसके कारण होता है। तो राइट आंसर मल संदूषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खनिज जो अस्थि व दांतों के अच्छे विकास के लिए महत्वपूर्ण है। बताइए इनमें से कौन सा खनिज जो है वो हमारी दांतों और हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सेलेनियम या आयरन या कैल्शियम या फिर कॉपर। बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका तो बहुत सरल आंसर आ जाएगा, है ना, सभी को पता होगा कैल्शियम जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या है, कैल्शियम इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ICMR जो 2010 है उसमें पूर्व विद्यालय बच्चे होते हैं, मतलब 1 से लेकर 3 साल तक के बच्चे होते हैं, उनको कितना ऊर्जा और कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है ना। ये 2010 के अनुसार है, तो याद रखें इसमें कितने की आवश्यकता होती है। तो 1060 किलो कैलोरी और 16.7 ग्राम जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गर्भ अवस्था के दौरान कम प्रोटीन वाले आहार के कारण क्या होते हैं। बताइए, जो गर्भ अवस्था के दौरान जो कम प्रोटीन वाले आहार मिलता है उसका क्या कारण हो, उसके कारण क्या हो सकता है। पोषण संबंधी एडिमा हो सकता है, रक्त अल्पता हो सकती है, स्तनपान के दौरान दुग्ध स्राव का प्रभावित होना, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए क्या हो सकता है। तो देखिए, जो गर्भावस्था के दौरान कम प्रोटीन, अगर आहार में कम प्रोटीन दिया जा रहा है तो उसके कारण उनको पोषण संबंधी एडिमा भी हो सकता है, रक्त अल्पता मतलब एनीमिया भी हो सकता है, और जो स्तनपान के दौरान दूध स्राव को भी प्रभावित कर सकता है। तो उपरोक्त सभी जो है इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लास को शेयर करते हुए सभी लोग चलेंगे, क्लास को लाइक भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। जितने लोग अभी क्लास को देख रहे हैं एक बार सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेलेग्रा मुख्यतः किसकी कमी से होता है। पेलेग्रा किसकी कमी से होगा, राइबोफ्लेविन की कमी से होगा, निकोटिनिक अम्ल की कमी से होगा, या फिर थायमिन की कमी से होगा, या पेंटाथेनिक अम्ल की कमी से होगा। बताइए किसकी कमी से होता है। पेलेग्रा रोग जो होता है मुख्यतः किसकी कमी से होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, निकोटिनिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण, निकोटिनिक अम्ल के कारण होता है। निकोटिनिक अम्ल के कारण की कमी के कारण पेलेग्रा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NNMB का पूरा नाम क्या है। बताइए NNMB का पूरा नाम क्या है। नेशनल नेटवर्क मैनेजमेंट ब्यूरो, मतलब राष्ट्रीय संजाल प्रबंधन ब्यूरो, या नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो, या नेशनल न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बोर्ड, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या है। NNMB का पूरा नाम क्या है। तो देखिए NNMB का पूरा नाम जो है वो क्या है। तो NNMB का पूरा नाम है नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो। क्या है, नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो जो है इसका फुल फॉर्म है। किसका, NNMB का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अनुपूरक आहार कार्यक्रम नहीं है। बताइए इनमें से कौन अनुपूरक मतलब सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम कौन सा नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम नहीं है। तो बालवाड़ी आहार कार्यक्रम नहीं है, या मध्याह्न भोजन कार्यक्रम नहीं है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना नहीं है, या ICDS नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम नहीं है। तो देखिए सप्लीमेंट्री प्रोग्राम जो है वो ICDS भी है, और बालवाड़ी आहार कार्यक्रम भी है, मध्याह्न भोजन भी है, लेकिन संपूर्ण ग्रामीण रोजगार ये इससे संबंधित नहीं है। ये रोजगार से संबंधित है ना, सप्लीमेंट्री अनुपूरक आहार से संबंधित नहीं है, ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना से संबंधित है। चल
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वयस्कों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं किसके अनुसार अलग अलग होती हैं? बताइए, वयस्कों की जो पोषण संबंधी आवश्यकताएं वो किसके अनुसार? शरीर के भार, आयु, लिंग के अनुसार अलग अलग होती हैं, शारीरिक गतिविधियों के अनुसार अलग अलग होती हैं, शारीरिक क्रियात्मक अवस्था के कारण अलग होती हैं, उपरोक्त सभी। बताइए। तो देखिए, वयस्कों में पोषण संबंधी जितनी भी आवश्यकता होती हैं वो सभी के कारण क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। चाहे उनका सभी का शरीर भार अलग अलग होता है तो उसके हिसाब से उनको पोषण चाहिए, उनकी आयु के हिसाब से, उसके लिंग के हिसाब से, उसकी जो शारीरिक गतिविधि मतलब जो ज़्यादा काम करते हैं उन्हें ज़्यादा पोषण की आवश्यकता होती है, कम काम वाले कम पोषण की आवश्यकता होती है ना। उनकी शारीरिक क्रियाएँ, अवस्थाओं के हिसाब से, इन सभी क्रियाओं के हिसाब से वयस्कों के पोषण संबंधी आवश्यकता की ज़रूरत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान भार में अधिकांश वृद्धि किस में होती है? बताइए। गर्भावस्था के दौरान जो है भार में अधिकांश वृद्धि कब होगी? पहली तिमाही में, दूसरी तिमाही में, तीसरी तिमाही में? अच्छा, उपरोक्त दोनों या तीसरी तिमाही में? बताइए कि गर्भावस्था के दौरान टोटल कितना लगभग 10 से लेके 12 किलो केजी तक वजन बढ़ता है ना। और पहले में कितना? तो देखिए, दूसरी तिमाही में कितना हाफ बढ़ता है और तीसरी तिमाही में 1/3 बढ़ने लगता है ना। और फर्स्ट में तो देखिए सबसे ज़्यादा किस में बोल रहा है? तो सबसे ज़्यादा पहले और दूसरे में बढ़ता है ना। तो उपरोक्त दो में है ना, पहले और दूसरे में, पहली तिमाही में और दूसरी तिमाही में सबसे ज़्यादा बढ़ता है। और फिर इसमें कितना बढ़ता है? 1/3 बढ़ता है, इसमें 1/2 बढ़ता है और इसमें कितना बढ़ता है? तो पूरा एक इस टाइप से बढ़ता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीकाकरण से कौन सी बीमारी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? मतलब इनमें से किस बीमारी का टीकाकरण नहीं है? पोलियो का नहीं है, खसरा का नहीं है, डिप्थीरिया का नहीं है, या फिर एनीमिया का नहीं है? बताइए किस रोग का जो है टीकाकरण नहीं किया जाता है? तो देखिए, पोलियो का भी टीकाकरण होता है, ठीक है, और मीजल्स मतलब खसरा का भी होता है, डिप्थीरिया का भी होता है, लेकिन एनीमिया का कोई भी टीकाकरण नहीं होता है। किसका? एनीमिया का कोई भी टीकाकरण नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनीमिया इसका राइट आंसर हो सॉरी कि टीकाकरण से कौन सी बीमारी को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं? इसमें इन्होंने पिछली बार जो क्वेश्चन आया है इसमें खसरा दिया है, इन्होंने खसरा को क्या नहीं कर सकते? नियंत्रित। अच्छा, नियंत्रित नहीं कर सकते है ना, नहीं होता है, नहीं पूछा इन्होंने नियंत्रित। हाँ, इसका क्या होता है, कई बार लगता रहता है, इंजेक्शन लगता है, तो इसको मतलब कि टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं कर पाते। टीकाकरण तो होता है लेकिन टीकाकरण से ही उसको नियंत्रित नहीं कर पाते, इसलिए बार बार लगाना पड़ता है। ठीक है, चल। गर्भ अवस्था में 33वें सप्ताह से लेकर पूर्ण समय के प्रसव तक स्वस्थ माता को किस अंतराल पर प्रसव पूर्व जांच कराते रहना चाहिए? देखिए, गर्भ अवस्था से 33वें सप्ताह तक है ना, जो है कितनी बार? तो सप्ताह में एक बार कराना चाहिए, या 2 बार, एक मतलब 2 सप्ताह में एक बार, या 3 सप्ताह में एक बार, या फिर 4 सप्ताह में एक बार? बताइए किस हिसाब से उनको जांच करवानी चाहिए? तो देखिए, गर्भ अवस्था से लेकर 33 सप्ताह तक पूरे जो प्रसव काल में स्वस्थ माता को हम कितना सप्ताह में एक बार क्या होना चाहिए? प्रसव पूर्व जांच कराते रहना चाहिए। कितना सप्ताह में एक बार ज़रूर जांच करवानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ अवस्था का पहला संकेत आमतौर पर क्या होता है? बताइए, गर्भ अवस्था का जो पहला संकेत है वो आमतौर पर क्या होता है? मासिक धर्म नहीं आना, तुरंत भार बढ़ जाना, उबकाई आना, या फिर भंगुर नाखून? बताइए क्या होता है? तो गर्भ अवस्था का पहला जो संकेत होता है वो क्या होता है? कि मासिक धर्म नहीं आना, है ना।
क्या होता है पहला, तो मासिक धर्म नहीं आना, ये जो है वो पहला संकेत होता है। किसका, तो गर्भावस्था का पहला संकेत मासिक धर्म नहीं आना है। तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ORS फॉर्मूले में शर्करा की मात्रा बढ़ाने से क्या होगा। ORS फॉर्मूले में अगर शर्करा की मात्रा मतलब शक्कर की मात्रा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दस्त और बिगड़ जाएंगे, पोषण मान बढ़ जाएगा, या बेखतरनाक हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। बताइए। क्लास को सभी लोग शेयर करते हुए ज़रूर चलेंगे, ठीक है। क्लास को शेयर भी करेंगे, क्लास को लाइक भी करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। तो देखिए ORS फॉर्मूले में शर्करा की मात्रा बढ़ाने से क्या होता है, तो दस्त और बिगड़ जाएंगे। अगर शर्करा ज़्यादा कर दी, शक्कर ज़्यादा कर दी, तो दस्त क्या हो जाते हैं, और बढ़ जाते हैं। तो राइट आंसर क्या है, दस्त और बढ़ जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक दांतों के रंग को बिगाड़ देता है। बताइए कौन सा एंटीबायोटिक जो है दांतों के रंग को बिगाड़ देगा। पेनिसिलिन, या स्ट्रेप्टोमाइसिन, या टेट्रासाइक्लिन, या फिर नियामाइसिन। बताइए कौन सा जो एंटीबॉडी है, एंटीबायोटिक है जो कि दांतों के रंग को क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। तो देखिए इसमें से राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जो टेट्रासाइक्लिन है। टेट्रासाइक्लिन क्या कर देती है, दांतों के कलर को क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खसरे के संबंध में इनमें से किसे छोड़कर शेष सभी सत्य हैं। बताइए। खसरे में एक क्वेश्चन मतलब एक ऑप्शन जो है वो गलत है, बाकी सभी सही हैं। तो गलत ऑप्शन कौन सा है ये बताइए। कि ये लक्षणहीन संक्रमण है, या 10 से लेकर 14 दिन में इसका रोग उद्भवन अवधि है, कुपोषित में अधिक गंभीर होता है, और द्वितीय चरण में ये 30% तक आक्रमण दर होती है इसकी। बताएं इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन गलत है, बाकी सभी सही होंगे। तो देखिए इसमें से कौन सा है कि ये द्वितीय आक्रमण में 30% आक्रमण मतलब इसकी द्वितीय आक्रमण दर कितनी है, 30% है, ये गलत है। बाकी लक्षणहीन संक्रमण होता है, 10 से लेकर 14 दिन मतलब कि इसका उद्भवन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और कुपोषितों में ज़्यादा तेज गंभीर रूप से दिखाई देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कि इसका द्वितीय आक्रमण दर 30% होता है, ये गलत बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, चलिए सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बताइए कि भोजन के क्या कार्य हैं। बताइए भोजन क्या काम करता है। जीवन कायम रखता है, और उसको संरक्षित रखता है, मतलब संरक्षण रखता है, उसका वृद्धि और विकास करता है, महत्वपूर्ण अंगों की क्रियाशीलता तथा ऊर्जा का उत्पादन करता है, या उपरोक्त सभी। बताइए हमारे शरीर में भोजन क्या कार्य करता है। तो देखिए हमारे शरीर में भोजन ये सभी काम करता है ना। उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी काम करता है, चाहे फिर वो जीवन कायम रखना और उसका संरक्षण करना हो, या वृद्धि और विकास करना हो, महत्वपूर्ण अंगों की क्रियाशीलता तथा ऊर्जा उत्पादन करना हो, ये सभी कार्य किसके हैं, भोजन के हैं। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी आ जाएगा। चलिए बताइए ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री को कितना प्रोटीन चाहिए है। 78 ग्राम प्रति दिन, 58 ग्राम, या 50 या 55। बताइए कितना आवश्यक है। तो देखिए ICMR 2010 के अनुसार एक गर्भवती महिला को कितना प्रोटीन देने की अनुशंसा की गई है, तो कितना 78 ग्राम प्रतिदिन। कितना देना चाहिए, 78 ग्राम प्रतिदिन देना चाहिए एक गर्भवती स्त्री को प्रोटीन, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्ण मूल शोधन मतलब जो गलसुआ हो जाता है, मम्स हो जाते हैं, उसका रोग उद्भवन अवधि कितना है, इंक्लूवेशन पीरियड कितना है। बताइए मम्स का इंक्लूवेशन पीरियड कितने दिन का है, 10 दिन का है, 18 दिन का है, या फिर 5 दिन का है, या फिर 14 दिन का है। बताइए कितने दिनों के अंदर अंदर मम्स के बारे में पता चल जाता है कि गलसुआ इनको हो चुके हैं। बताएं।
तो देखिए राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, 18 दिन का इसका क्या होता है, इंक्लूबेशन पीरियड होता है। कितने दिन का होता है, 18 दिन का इसका इंक्लूबेशन पीरियड होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 डेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप के मामले में इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी जोखिम कारकों में संशोधित किया जा सकता है, बताइए। उच्च रक्तचाप के मामले में इनमें से सभी, मतलब इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी को क्या कर सकते हैं, जोखिम कारकों में संशोधन किया जा सकता है। तो वो एल्कोहल का सेवन, आयु, मोटापा या फिर नमक का सेवन, बताएं। कि उच्च मतलब जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो इसमें से किसको छोड़कर संशोधित कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या है, आयु को छोड़कर। ठीक है, आयु को छोड़कर हम सब में क्या कर सकते हैं, संशोधन किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयु। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी तक आज जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं उन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है क्लास को, तो प्लीज़ क्लास को शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए बताइए कि कौन सा कुपोषण को प्रभावित करते हैं, बताइए कौन सा कारक जो है वो कुपोषण को प्रभावित करेगा। भोजन की उपलब्धता और सुलभता, या फिर परितंत्रीय एवं पर्यावरण कारक, या आर्थिक एवं रोगजनक स्थिति, या फिर उपरोक्त सभी। बताएं कौन सा कारक है जो कुपोषण को प्रभावित करेगा। तो देखिए ये सभी कारक क्या कर सकते हैं, कुपोषण को प्रभावित कर सकते हैं। ये सभी कारक क्या हैं, कुपोषण को प्रभावित कर सकते हैं, चाहे भोजन की उपलब्धता और सुलभता हो, परितंत्रीय और पर्यावरण कारक हो, या आर्थिक और रोगजनक स्थिति हो। तो ये सभी कारक क्या हो सकते हैं, कुपोषण को प्रभावित कर सकते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक सेकंड इधर ही रखते हैं इसको, हाँ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी माता, मतलब ये जो चिकन पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स बताइए, छोटी चेचक जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं, उसकी संक्रामकता रहती है कितने दिन तक रहता है, आखिरी पपड़ी गिर जाने तक, या ददोड़े दिखने में 6 दिन बाद तक, या जब बुखार रहे तब तक, या ददोड़े के 3 दिन बाद तक। बताइए जो चिकन पॉक्स होता है उसकी संक्रामकता कितने दिन तक रहती है, बताएंगे सभी लोग, आंसर बताएंगे कितने दिनों तक रहती है। तो देखिए जो चिकन पॉक्स होता है, छोटी चेचक होती है, उसकी संक्रामक अवस्था कितने दिन तक रहती है, तो ददोड़े के 6 दिन बाद तक। कितने, ददोड़े दिखने के 6 दिन बाद तक रहती है। कितने दिन तक, ददोड़े दिखने के 6 दिन बाद तक रहती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री को विटामिन सी की आहारीय अनुमति कितना विटामिन सी प्रतिदिन लेना चाहिए, 60 मिलीग्राम प्रतिदिन, 45 मिलीग्राम प्रतिदिन, 55 मिलीग्राम प्रतिदिन, 40 मिलीग्राम प्रतिदिन। बताइए कितना विटामिन सी लेना चाहिए एक गर्भवती स्त्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 60 मिलीग्राम प्रतिदिन, है ना। कितना लेना चाहिए, 60 मिलीग्राम प्रतिदिन 2010 के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 5 से कम, मतलब जो अंडर 5 होते हैं उनमें क्लिनिक किन के लिए होते हैं, बताइए। 5 से कम क्लिनिक जो होते हैं वो किन के लिए होते हैं, प्रतिरक्षीकरण के लिए होते हैं, पोषण शिक्षा केंद्र होते हैं, उपरोक्त सभी होते हैं, दोनों होते हैं, या फिर गर्भवती के लिए। बताइए 5 से कम जो क्लिनिक किन के लिए होते हैं। तो देखिए 5 से जो कम क्लिनिक होते हैं वो किन के लिए होते हैं, तो वो होते हैं प्रतिरक्षीकरण के लिए भी होते हैं और पोषण शिक्षा केंद्र भी होते हैं। तो उपरोक्त ये दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे शरीर के चयापचय गतिविधि के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और निकट मूल तत्वों के उपयोगीकरण में सहायता देते हैं। उसको क्या कहेंगे बताइए। वे शरीर में चयापचय गतिविधि के नियंत्रण में क्या करेंगे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और निकटस्थ जो मूल तत्वों के उपयोगीकरण में सहायता देते हैं। तो ऐसे क्या कहलाते हैं, विटामिन कहलाते, खनिज कहलाते, विटामिन और खनिज कहलाते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं कहलाते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाते हैं, तो विटामिन और खनिज कहलाते। क्या कहलाते हैं, विटामिन और खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विटामिन और खनिज कहलाते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, शरीर में चयापचय गतिविधि को नियंत्रित करते हैं और उनके मतलब कि जो मूल तत्व होते हैं उसके उपयोगीकरण में भी सहायता देते हैं। कौन, विटामिन और खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नीचे पोषण न्यूनता विकारों के लक्षण दिए गए हैं और वह लक्षण चुने जो स्कर्वी से संबंधित हैं। सिंपल सा है, इनमें से स्कर्वी से संबंधित लक्षण बताएं। स्कर्वी जो रोग होता है विटामिन सी की कमी से, उसमें कौन कौन से लक्षण दिखते हैं। होठों का फटना, होठों में दरार या स्पंजी मसूड़े और उनमें से रक्त स्राव या मानसिक परिवर्तन या त्वचा में ददोड़े। तो याद रखें कि जो ये होते हैं मतलब कि किससे संबंधित, तो इनसे विटामिन सी से संबंधित होता है। मसूड़ों से खून निकलने लगता है। कैसे हो जाते हैं, मसूड़े स्पंजी हो जाते हैं और मसूड़ों से क्या होता है, रक्त स्राव होता है। ये विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए ज़रूर चलेंगे। बताइए इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारकों के कारण चेचक मतलब कि स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन हो पाया है। बताइए इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारणों का जो है चेचक का उन्मूलन हो पाया है। तो लंबी रोगोद्भवन अवधि को रोक दिया गया है या अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण के अलावा या फिर शक्तिशाली वैक्सीन के अलावा या फिर पहचान में सरलता। बताइए तो देखिए इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारकों के कारण चेचक का उन्मूलन हो पाया है। तो वो राइट आंसर क्या है, अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण के अतिरिक्त जो है रोग की उद्भवन अवधि का भी क्या हुआ है, उन्मूलन हो गया। शक्तिशाली वैक्सीन भी बन गई और उसकी पहचान करना भी सरल हो गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण के अलावा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे हाल में इनमें से कौन सा वैक्सीन प्रस्तुत हुआ है। बताइए इनमें से सबसे अभी लेटेस्ट वैक्सीन कौन सी है, रुबेला की है, खसरा की है, पर्टुसिस की है या फिर मम्स की है। बताइए किसकी है। सभी लोग आंसर लगाएंगे, क्लास को शेयर करते हुए ज़रूर चलेंगे और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए भी सभी लोग चलेंगे। बताएंगे अब कि कौन सा इनमें से हाल ही में इनमें से कौन सा वैक्सीन बना है। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या है, रुबेला का। रुबेला का जो है अभी हाल ही में बना है ये, है ना। ठीक है, रुबेला। चल नेक्स्ट देखते हैं। बताइए किस वैक्सीन के भंडारण में सबसे बड़ी कड़ी स्थितियाँ मतलब कड़ी स्थितियाँ चाहिए। बताइए सबसे ज़्यादा कौन सा वैक्सीन को भंडारण करना सबसे ज़्यादा कठिन होता है। बताइए बीसीजी का या फिर ओपीवी का या डीपीटी का या फिर टेटनस का। बताइए बीसीजी का या ओपीवी का या फिर डीपीटी का या फिर टेटनस का। बताइए कौन सा जो है सबसे ज़्यादा मतलब कि इस वैक्सीन को रखना कठिन होता है। तो याद रखें ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन को रखना ना, जो कि पोलियो के लिए होता है। ठीक है, चलिए इसको -20 डिग्री पे रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरी पत्तेदार सब्जियां और ताज़े फल किसका अच्छा स्रोत है। जो हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं और ताज़े फल होते हैं वो किसका एक अच्छा स्रोत है। आहारीय रेशे इसका अच्छा आहारीय रेशे का, प्रोटीन का, वसा का या फिर साइनोकोबालामिन का होता है। बताइए किसका होता है।
तो देखिए जो हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं और ताज़े फल जो होते हैं उनका सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो वो आहारीय रेशे, प्रोटीन या वसा या, तो याद रखें ये सब क्या देते हैं, जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, ताजे फल होते हैं, ये सब क्या देंगे, आहारीय रेशे प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? आहारीय रेशे प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आहारीय रेशे, है ना, डायरेक्टरी फाइबर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्त्रियों की प्रसूता अवस्था, है ना, जो प्रसव उत्तर काल जो होता है, प्रसव होने से पहले का जो अवस्था होती है उसकी अवधि कितनी होती है? प्रसव की समाप्ति से लेकर उसके बाद के 6 सप्ताह तक होती है, या फिर है ना प्रसव की प्रक्रिया के दौरान, या गर्भावस्था की अंतिम तिमाही, या उपरोक्त सभी। बताएं स्त्रियों में प्रसूतावस्था जो देखो ये जो है प्रियम जो पीरियड होता है, प्यूरर पीरियड जो होता है वो कब होता है वुमेन्स का, है ना? तो प्रसवोत्तर काल कब होता है? बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रसव उत्तर काल किसको बोलेंगे? तो प्रसव की समाप्ति से लेकर और उसके बाद 6 सप्ताह तक का जो काल होता है उसे प्रसूतावस्था कहा जाता है। कौन सी अवस्था कहा जाता है? उसे प्रसूता अवस्था कहा जाता है। ठीक है, प्यूअर पेरियम पीरियड कहा जाता है प्रसव की समाप्ति से लेकर और उसके 6 सप्ताह बाद तक के काल को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन्फ्लुएंजा ए की बड़ी महामारियां किसके अंतराल में फैलती हैं? 2 से लेकर 3 वर्ष के, या 10 से 15, 20 से 25, या फिर 1 वर्ष के अंतराल में? बताइए। जो इन्फ्लुएंजा ए है उसकी जो मतलब कि बड़ी स्तर पे जो महामारी है वो कितने दिन के गैप से फैलती है? बताएं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितने काल, तो याद रखें 20 से 25 वर्ष के अंतराल में इन्फ्लुएंजा ए की जो है ना बड़ी बीमारी है वो हमारे सामने में दिखाई देती है। तो हर 20 से लेकर 25 साल के गैप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ICDS योजना के परिधीय कार्यकर्ता होते हैं। बताइए कौन से होते हैं कार्यकर्ता? पर जो ICDS योजना जो है वो कब आई थी? 2 अक्टूबर को आई थी, 1975 में आई थी। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये काम बनाई जाती है, मतलब ये काम करती है। और इसका परिधि कार्यकर्ता क्या है? प्रशिक्षित दवाइयाँ, या फिर आंगनबाड़ी कार्यकृतियाँ, या फिर बालवाड़ी कार्यकर्ता, या फिर स्वास्थ्य मार्गदर्शक। बताइए किसके रूप में ये कार्य करता है? कौन? ICDS। तो ICDS है तो ये किसके? आंगनबाड़ी जो कार्यकृतियाँ होती हैं उनके लिए कार्य करता है। आंगनबाड़ी में जो कार्यकृतियाँ होती हैं उनके लिए कार्य करता है। जो आंगनबाड़ी वर्कर्स होते हैं उनके लिए ये क्या करता है? कार्य करता है ICDS। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन स्तनपान का एक लाभ है? बताइए इनमें से कौन सा एक स्तनपान का लाभ कहा जाएगा? माता का दूध शिशु की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त होता है। बताइए कि माता का दूध जो है शिशु की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त होता है। दूसरा है कि इनमें माता से प्राप्त जो एंटीबॉडी होती हैं और प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं जो कि शिशु के प्रतिरक्षा तंत्र को उद्दीपित करती हैं, या माता के दूध पर पले शिशुओं को एलर्जियां कम होती हैं, या उपरोक्त सभी। तो देखिए जो माता का दूध होता है 1 से लेकर 3 दिन तक का जो पीला काढ़ा दूध जो होता है वो कोलेस्ट्रम कहलाता है और ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इसको पिलाना बहुत मतलब कि ज़रूरी होता है बच्चे को पिलाना। और इसमें ये सभी जो हैं और वैसे भी स्तनपान से बच्चे में ये सभी
उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये सभी चीज़ें आने की संभावना होती हैं। उसकी मतलब कि शिशु की पोषण संबंधी आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं, उसमें एंटीबॉडीज़ भी प्राप्त होती हैं उसको, और यहाँ से उसकी प्रतिरक्षा कोशिकाएं जो हैं वो भी क्या करने उद्दीप्त होती हैं, और उसके अलावा है ना उसमें है ना एलर्जियाँ भी कम होने की संभावना होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहणशील पोषी वह पोषी है जिसमें प्रतिरक्षा क्षमता होती है। बताइए, जो ग्रहणशील पोषी होते हैं वे वह पोषी होते हैं जिनमें प्रतिरक्षा क्षमता क्या होती है, कम होती है। क्षमता कैसी होती है, हाँ होती है, नहीं होती, शायद होती है, उपरोक्त सभी। बताइए, ग्रहणशील पोषी वह पोषी है जिसमें प्रतिरक्षा क्षमता होती है, हाँ या नहीं या शायद या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, ग्रहण पोषी जो पोषी होते हैं उनमें जो प्रतिरक्षा क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती है। क्या नहीं होती, प्रतिरक्षा क्षमता नहीं होती है। तो राइट आंसर नहीं आएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटे बच्चों को प्रभावित करने वाली एक प्रमुख पोषण संबंधी समस्या जो अंधता का कारण बन जाती है वो क्या कहलाती है। बताइए, छोटे बच्चे में उनको प्रभावित होने वाला एक प्रमुख पोषण संबंधी समस्या जो अंधता का कारण बन सकती है। तो आयरन की कमी से अंधता होगी, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर कैल्शियम की कमी से। बताइए, तो आयरन की कमी से अगर देखें तो आयरन की कमी से तो एनीमिया हो जाता है, ठीक है, एनीमिया हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लगाते हुए साथ साथ चलेंगे, ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते हुए चलेंगे। विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। कैल्शियम की कमी से हड्डियों से संबंधित रोग होते हैं। तो बचा क्या, विटामिन ए, विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आँखों से संबंधित या फिर जो रोशनी से संबंधित बीमारी उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर विटामिन ए है। चलिए, जिन्होंने भी अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर किया करें आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पर्याप्त मात्रा वाला आहार सामान्य गर्भावस्था के लिए उपयुक्त होता है। बताएं, पर्याप्त मात्रा वाला जो आहार होता है सामान्य गर्भावस्था के लिए उपयुक्त होता है। कौन सा पर्याप्त, जिसमें प्रोटीन हो, विटामिन हो, खनिज हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, या फिर वसा और खनिज हो, या कार्बोहाइड्रेट विटामिन हो, या प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा हो। बताइए कौन सा पर्याप्त मात्रा वाला आहार कहलाएगा। तो राइट आंसर क्या है, ए, जिसमें क्या हो, प्रोटीन भी हो, है ना, विटामिन, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट और ये वसा वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, वो ही क्या कहलाता, पर्याप्त आहार कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बे अमीनो अम्ल जो अपरिहार्य हैं और शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं। बताइए, बे अमीनो अम्ल जो अपरिहार्य हैं और शरीर में क्या संश्लेषित नहीं होते हैं वो क्या कहलाएंगे, पारस्परिक अमीनो अम्ल कहलाएंगे, या अनावश्यक अमीनो अम्ल कहलाएंगे, या फिर महत्वपूर्ण अमीनो अम्ल कहलाएंगे, या आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाएंगे। बताइए, बे अमीनो अम्ल जो अपरिहार्य हैं और शरीर में संश्लेषित नहीं होते। तो देखिए, जो शरीर में संश्लेषित जो आहार जो पोषक तत्व शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको, क्योंकि उनको लेना ज़रूरी होता है इसलिए उनको आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं, क्योंकि वो शरीर में संश्लेषित नहीं हो पा रहे हैं इसलिए उनको लेना ज़रूरी है, इसलिए उनको आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 70% से अधिक पूर्व विद्यालयी बच्चे और 90% से अधिक गर्भवती स्त्रियां एवं किशोरियां जो हैं वो किससे पीड़ित होती हैं। बताइए, 70% अधिक जो है पूर्व विद्यालयी बच्चे और 90% से अधिक गर्भवती स्त्रियां जो हैं वो किससे पीड़ित होती हैं। आयरन की कमी से, सल्फर की कमी से, मैग्नीशियम की कमी से, या फिर फास्फोरस की कमी से। बताइए किसकी कमी से पीड़ित होती हैं। तो देखिए
राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आयरन की कमी से पीड़ित होती है। किसकी कमी से पीड़ित होती हैं, आयरन की कमी से पीड़ित होते हैं। तो राइट आंसर क्या है, आयरन। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किसे छोड़कर अन्य रोग अंतर्राष्ट्रीय नियमन अधिनियम के अंतर्गत WHO को अधिसूचनीय है। बताइए इनमें से कौन सा एक मतलब कि किसे छोड़कर सभी रोग जो हैं वो जो अंतर्राष्ट्रीय नियमन अधिनियम के अंतर्गत WHO में अधिसूचित हैं। बताइए प्लेग को छोड़कर, डिप्थीरिया को, हैजा को, या फिर पीत ज्वर को। बताइए किसको छोड़कर। तो राइट आंसर डिप्थीरिया हो जाएगा। डिप्थीरिया को छोड़कर ये सभी जो है ना बाकी जो रोग हैं जैसे प्लेग हुआ, हैजा हुआ, पीत ज्वर हुआ, ये सभी क्या है अंतर्राष्ट्रीय नियम अधिनियम की अधिसूची मतलब WHO की अधिसूचना में अधिसूचित हैं, लेकिन डिप्थीरिया नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह चिकित्सक जो गर्भावस्था के दौरान देखभाल करने में विशेषज्ञ होता है उसको क्या बोलेंगे। बाल रोग विशेषज्ञ बोलेंगे, स्त्री रोग विशेषज्ञ बोलेंगे, प्रसूति विज्ञानी बोलेंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताए क्या बोलेंगे। तो देखिए वो गर्भावस्था में प्रसूता से संबंधित देखभाल का विशेषज्ञ, इसलिए उसे प्रसूति विज्ञानी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, प्रसूति विज्ञानी बोलेंगे, है ना, प्रसूति विज्ञानी बोलेंगे। ठीक है, चलो ऑब्स्टेट्रिशियन कहा जाएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की गई थी। बताइए PDS जो है किस वर्ष में चालू किया गया था और इसका सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्थान ले लिया, जिसने है ना फिर सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्थान ले लिया। तो PDS वाली सेवा कब से चालू हुई थी, तो वो हुई थी 1997 से। कब से हुई थी PDS की सेवा, 1997 से स्टार्ट हुई थी। तो इस तरीके से हमने आपको खंड 1 जो होता है, खंड 1 का 30 तारीख का जो पेपर है उसका खंड 1 हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। 55 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए हैं और अभी तक भी अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो ये गलत बात है। पहले सभी लोग एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर ज़रूर किया करें आप लोग। और क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक भी कर दिया करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, ताकि जो क्लास आपकी होती हैं रोज़ की डेली की, उनका आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहता है। तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए। अब हम खंड B जो है, खंड 2 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। उसके 55 क्वेश्चन कराएंगे और उसमें जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं उनकी एक क्लास जो है पूरी हम इकट्ठी लेकर आ जाएंगे। सारे क्वेश्चन मैथ के और रीजनिंग के एक साथ ले आएंगे ताकि आपको उनको करने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि बीच में वो क्वेश्चन कराते हैं तो आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। अगर छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं जो कम टाइम में होते हैं तो हम वहीं करा देते हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चन जो जिनमें थोड़ा सा लेंदी होता है तो उनको हम आपको अलग से क्लास बना के उनमें करा देंगे। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, बस क्लास को आप सभी लोग शेयर करते ज़रूर रहा करें। आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं, ये गलत होता है, गलत बात है। हम लोग आप लोगों को कितनी अच्छी क्लासेस बना के देते हैं, बस आप लोग क्लास को शेयर ज़रूर करते रहें। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप सभी लोगों ने क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया होगा। चलिए देखते हैं कि एक बार कि ₹53 को ABC में इस तरह बांटना है कि A को B से ₹7 अधिक, और इनमें थोड़ा सा लेन दी जाएगा तो हम इनको अलग से करा देंगे। अगर छोटा मोटा होता है तो हम यही करा देते हैं। ठीक है, देखिए इसमें दिया है यदि एक कलम को 6% हानि की अपेक्षा 6% लाभ में बेचा जाए तो विक्रेता को ₹6 अधिक प्राप्त होंगे। कलम का क्रय मूल्य बताइए कितना होगा, है ना। ये भी थोड़ा लेंदी खींचेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि जंतु
जंतुओं के दांतों व अस्थियों में कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है? बताइए, हमारी जो हड्डियां होती हैं और हमारे दांत होते हैं उसमें कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, शर्करा होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है या कैल्शियम सल्फेट होता है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है ये हमारे दांतों में होता है ना, ये दांतों में रासायनिक पदार्थ पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से संबंधित निम्न जो विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है? बताइए कौन सा सही नहीं है? 2013 खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से संबंधित ये पूरे भारत में लागू है। खाद्य जो राज्य खाद्य समिति में 5 सदस्य होते हैं, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है पूछा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? इसमें से सही कौन सा नहीं है कि राज्य खाद्य समिति जो है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं, ये सही नहीं है ना। बाकी ये पूरे भारत में लागू है, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है? बताइए, राइबोफ्लेविन जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन सी या विटामिन B12? बताइए क्या नाम है? राइबोफ्लेविन किसका नाम है? देखिए, विटामिन ए का जो रेटिनॉल है इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन सी का क्या है? और विटामिन B12 या फिर विटामिन B2? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, है ना। किसका नाम है? विटामिन B2 का नाम है क्या? राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव लार में स्टार्च का विघटन किस यौगिक में होता है? जो मानव की लार होती है उसमें जो स्टार्च का विघटन करता है वो उसको किस यौगिक के रूप में उसका विघटन करेगा? ग्लूकोज के रूप में, सुक्रोज, फ्रक्टोज या एसिटिक अम्ल के रूप में? बताइए किस रूप में उसको विघटित करता है? तो देखिए, जो लार में स्टार्च होता है वो किस रूप में विघटित होता है? तो वो ग्लूकोज के रूप में विघटित होता है। किसके रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में विघटित होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छता से संपन्नता की ओर, स्वच्छता से संपन्नता की ओर किसकी टैग लाइन है? बताइए इनमें से किसकी टैग लाइन है? स्वच्छता से संपन्नता की ओर। स्वच्छ, स्वस्थ एवं सर्वस्व मिशन की, या स्वच्छ भारत अभियान की, या स्वच्छता उद्यमी योजना की, या स्वच्छ बच्चे स्वस्थ भारत की? बताइए किसकी है? स्वच्छता से संपन्नता की ओर, ये किसकी टैग लाइन है? सभी लोग आंसर इसका लगाएंगे। तो राइट आंसर क्या है? ये स्वच्छता उद्यमी योजना की, है ना। स्वच्छता उद्यमी योजना की ये क्या है? टैग लाइन है कि स्वच्छता से संपन्नता की ओर, स्वच्छता से संपन्नता की ओर, ये स्वच्छता उद्यमी योजना की टैग लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए, सांझी योजना के अंतर्गत कितने पुरस्कार दिए जाएंगे? बताइए सांझी योजना के अंतर्गत कितने पुरस्कार? 2, 3, 4 या फिर 5 पुरस्कार दिए जाएंगे? कितने पुरस्कार दिए जाएंगे सांझी योजना के तहत? बताएं। तो देखिए, सांझी योजना के तहत कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? तो कितने? 4 पुरस्कार दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 4 पुरस्कार दिए जाते हैं। सांझी योजना के तहत कितने पुरस्कार? 4 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, चल बताइए, मादा लिंग हार्मोन है, इनमें से मादा लिंग हार्मोन कौन सा है? फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? एंड्रोजन है, एंड्रीनेलिन है, इंसुलिन है या फिर एस्ट्रोजन है? बताएं। मादा लिंग हार्मोन पूछा है। ठीक है, मादा लिंग हार्मोन पूछा है कौन सा है? तो देखिए, इंसुलिन तो हार्मोन किससे संबंधित है? ये तो है ना हमारे जो डायबिटीज़ हो जाता है उससे संबंधित है। ठीक है, और मादा लिंग का पूछा है तो ये कौन सा है? एस्ट्रोजन होता है। कौन सा होता है? एस्ट्रोजन इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन भी होता है, और मेल में कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह अधिनियम 2006 से संबंधित विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें। इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। इनमें से कौन सा सही है?
बाल विवाह अधिनियम 2006। तो ये अधिनियम भारत के बाहर नागरिकों पर भी लागू है। ठीक है, ये अधिनियम जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे भारत में लागू है। दोनों ही सही हैं या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बाल विवाह अधिनियम जो 2006 है, इनमें से ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, ये अधिनियम जो है भारत के बाहर सभी जो भारतीय नागरिक हैं उन पर लागू है, और ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, बाकी पूरे भारत में लागू है। इसलिए ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाते हैं आपके, बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ दीज हो जाएगा, एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोजन कौन से कक्षा तक के बच्चों को दिया जाता है, बताइए। किस फर्स्ट क्लास से लेकर और किस क्लास तक के बच्चों को दिया जाता है। पहले ये 1 से लेके 5वीं तक चालू हुआ था, लेकिन अब ये 1 से लेके 8वीं तक चालू हो गया है। कितना, 1 से लेके 8वीं तक चालू हुआ है। तो 8th तक के बच्चों को दिया जाता है। कितने तक, 8th तक के बच्चों को दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, चलिए 1 सेकंड रुकिए। कितने तक के बच्चों को दिया जाता है, तो 8th तक के बच्चों को ये दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सामान्यतः शर्करा, रक्त शर्करा को किस मात्रक से बताया जाता है, बताइए। रक्त शर्करा को हम किससे बताया जाएगा, ब्लड शुगर को किससे बताया जाएगा, बताइए। हीमोग्लोबिन Hg से बताया जाएगा, या मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से बताया जाएगा, या फिर पार्ट पर मिलियन द्वारा, या फिर ग्राम प्रति लीटर द्वारा, बताइए किस हिसाब से बताया जाएगा। तो सामान्यतः रक्त शर्करा को किस मात्रक के द्वारा बताया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से बताया जाएगा। किससे, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के द्वारा बताया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में बताया जाता है सामान्यतः रक्त शर्करा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन से पंचवर्षीय योजना ने राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान का आरंभ किया है, बताइए। निम्न में से कौन से पंचवर्षीय योजना ने राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान का प्रारंभ किया है। 90 या फिर है ना, 90वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं में। तो देखिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना है, उसमें है ना क्या किया गया था, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान स्टार्ट किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प दहेज की श्रेणी में आएगा, बताइए। है ना, जो दहेज निषेध अधिनियम है 1961, उसकी श्रेणी मतलब कि उसके अनुसार कौन कौन से विकल्प इसकी श्रेणी में आएंगे। तो उपहार, या फिर प्रेम पूर्वक स्वैच्छिक दहेज, या फिर खाना एवं व्यवस्था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखें आप, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार कौन सा दहेज की श्रेणी में आएगा, तो इनमें से कोई भी दहेज की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर आप उपहार दे रहे हैं तो उसे दहेज नहीं बोला जाएगा, प्रेम पूर्वक या स्वैच्छिक दहेज दे रहा है उसको दहेज नहीं बोलेंगे, खाना व्यवस्था को दहेज नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिप्थीरिया, काली खांसी और टाइफाइड, मलेरिया निम्न में से कौन बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता है, बताइए। इनमें से देखिए काली खांसी, टाइफाइड, डायरिया और मलेरिया, इनमें से कौन सी बीमारी जो है वो जो कि किससे नहीं होती, बैक्टीरिया से ही होती है, बताइए। बाकी सब है ना बैक्टीरिया से होती हैं। तो देखिए इसका, देखिए काली खांसी जो है, वूपिंग कफ भी एक बैक्टीरिया से होती है, टाइफाइड भी एक बैक्टीरिया से होता है ना। टाइफाइड 2 बार लिख दिया है, ठीक है। इधर ये भी टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है, लेकिन मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। मच्छर एक क्या है, प्रोटोजोआ है।
तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, इसलिए मलेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रोटोजोआ मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है, बैक्टीरिया से नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के अंतर्गत पहली सजा की स्थिति में किसी को वेश्यालय रखने के लिए या परिसर को वेश्यालय के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिए अधिकतम कितने वर्षों की कैद कर सकते हैं? बताइए। जो अनैतिक रूप से जो देह व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के अंतर्गत पहली सजा की स्थिति में किसी वेश्यालय में रखने या फिर उसे परिसर को वेश्यालय बनाने के मतलब वेश्यालय के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कितने दिन की कैद मिल सकती है? कितने वर्षों की? 2, 3, 4, 5 या फिर 6? तो देखिए याद रखें कितने 3 साल तक की जेल हो सकती है। कितने 3 साल तक की जेल हो सकती है। तो राइट आंसर क्या है? 3 इयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के अंतर्गत निम्न में से कौन से अधिनियम में संशोधन लाया गया है? बताइए। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम जो 2013 का है उसके अंतर्गत निम्न में से कौन से अधिनियम में संशोधन लाया गया है? तो भारतीय दंड संहिता अधिनियम में या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में, बच्चों का लैंगिक अपराधों के संरक्षण अधिनियम 2012 में या फिर उपरोक्त सभी में? बताइए कि आपराधिक जो विधि संशोधन अधिनियम 2013 है उसके अंतर्गत निम्न में से कौन से अधिनियमों में संशोधन लाया गया है? तो देखिए ये सभी जो नियम हैं उनमें सभी में संशोधन हुआ है, चाहे वो भारतीय दंड संहिता अधिनियम हो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 हो या फिर बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम 2012 हो। इन सभी में क्या किया गया है? संशोधन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला एवं बाल विकास विभाग को कौन से वर्ष में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जो पृथक कर एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया गया था? बताएं। महिला एवं बाल विकास विभाग को कौन से वर्ष में मानव संसाधन मंत्रालय से अलग करके एक स्वतंत्र विभाग बना दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? 2006 में। किसमें? 2006 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2006 में बनाया गया था। तो राइट आंसर 2006 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए जो आकृति है ये किससे सुटेबल हो सकती है? मनुष्य, सागर और पहाड़, पालतू कुत्ता और भैंस, ठीक है, और डॉक्टर, नर्स और रोगी, ठीक है, और सूर्य, चंद्रमा और जल। बताइए ये किससे संबंधित हो सकता है? देखिए मनुष्य, सागर और पहाड़ ये तीनों अलग अलग हैं, ठीक, और पालतू कुत्ता और भैंस ये आ सकते हैं कि कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, कुछ भैंस पालतू होते हैं, है ना। और फिर डॉक्टर, नर्स और रोगी, तो डॉक्टर, नर्स और रोगी, है ना। तो डॉक्टर कुछ जो डॉक्टर हैं ये नर्स हैं और ये रोगी वगैरह ये दोनों के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बन सकता है कि कुछ, है ना। और चंद्रमा, सूर्य और जल, तो चंद्रमा, सूर्य, जल, तो ये किसका हो सकता है? पालतू कुत्ता और भैंस का हो सकता है। किसका? हाँ, पालतू कुत्ता और भैंस का हो जाएगा, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा विकल्प प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत का अंग नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा विकल्प जो है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का अंग नहीं है? एम्स जैसे संगठनों की स्थापना, सरकारी मेडिकल कॉलेजों संस्थानों का उन्नयन, या गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य सेवा के लिए सहायता देना, या इनमें से कोई नहीं? पता है राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
कि इनमें से कौन सा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का अंग नहीं है। तो वो क्या नहीं है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवा की सहायता देना, ये इसका अंग नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत एम्स जैसे संगठनों की स्थापना होती है, मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन होता है ना, ये होता है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2003 में, 4 में, 5 में या 6 में। तो देखिए घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम जो है वो 2005 में क्या किया गया था, पारित किया गया था। 2005 में पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न जैसे निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोप अधिनियम 2013 के अंतर्गत कार्यस्थल में निम्न में से क्या शामिल है। आवास गृह, खेलकूद संकुल, अस्पताल या फिर उपरोक्त सभी। बताइए। तो देखिए जो महिलाओं में कार्यस्थल से पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित में जो कार्यस्थल वर्ड दिया है वो किससे संबंधित है। तो उसमें ये सभी चीज़ें आएंगी, चाहे वो आवास गृह हो या खेल संकुल हो, अस्पताल हो, ये सभी क्या हो जाएंगे, उसके कार्यस्थल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सिस में यदि आप मापदंड मान ऊर्ध्वाधर लिखते हैं, मतलब वर्टिकल कोई भी वैल्यू जो है वर्टिकल लिखते हैं ना, 1 इज रो है ना, कॉलम में नहीं लिखते हैं, ऐसे वर्टिकल लिख रहे हैं। ठीक है, सॉरी खड़े में लिख रहे हैं, वर्टिकल लिख रहे हैं। और तो इसका मतलब क्या होगा, OR कंडीशन में लिख रहे हैं आप, एंड कंडीशन में, नोट कंडीशन में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए MS एक्सिस में आप अगर वर्टिकल लिख रहे हैं तो इसका मतलब है आप OR कंडीशन में लिख रहे हैं। कौन से में लिख रहे हैं, OR कंडीशन में लिख रहे हैं। चलिए बताइए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में निम्न में से किसके लिए है। बताइए जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं वो किन के लिए है। अनुसूचित जनजाति के द्वारा, अनुसूचित जाति या जनजाति के द्वारा, या गरीबी रेखा से नीचे वाले छात्रों के लिए, या ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों के लिए। तो देखिए एकलव्य जो मॉडल स्कूल हैं वो ये किसके लिए होते हैं, जनजाति के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास को शेयर नहीं किया है किसी ने तो अभी तक, तो प्लीज़ क्लास को, सभी लोग क्लास को शेयर करें। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आई होप आप सभी ने क्लास को शेयर ज़रूर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वन जीवन निम्न में से कौन सा मंत्रालय से संबंधित है। बताइए वन जीवन निम्न में से कौन से मंत्रालय से संबंधित है। जनजाति कार्य मंत्रालय से संबंधित है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए किससे संबंधित है। वन जीवन निम्न में से किससे संबंधित, किस मंत्रालय से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित है। किससे, जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए प्रोटीन जो रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। बताइए कौन सा प्रोटीन जो है वो रक्त का थक्का जमाता है। एल्बुमिन ए, ग्लोबुलिन, या फिर इब्रिन, या फिर फाइब्रिनोजन। बताइए कौन सा जो प्रोटीन है वो रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फाइब्रोजन है ना। फाइब्रोजन जो प्रोटीन होता है ये क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग कितने वर्ष के लिए कब गठित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग कब गठित हुआ था? 2005, 2006, 7 या फिर 8 में? बताइए कब गठित हुआ था। तो देखिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जो है 2005 में गठित हुआ था। कब हुआ था? 2005 में गठित हुआ था। राइट आंसर 2005 हो जाएगा। चलिए अपरा मतलब कि प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा होता है? जो अपरा या फिर प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? FSH है या फिर प्रोलैक्टिन है या फिर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन है या फिर प्रोथाम्बिन है? बताइए। तो देखिए प्लेसेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो प्लेसेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। कौन सा है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो है अपरा मतलब प्लेसेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन है। ठीक है, HCG कौन सा है? HCG मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन कार्यक्रम के लिए दक्ष स्किल लैब बनाया है? बताइए किसने कौन से कार्यक्रम के लिए दक्ष स्किल लैब बनाई गई है? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए, स्वच्छ स्वस्थ और सर्वस्व योजना के लिए, या प्रजनन मातृ नवजात बाल किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए, या इंद्रधनुष का अभियान के लिए? बताइए किसके लिए बनाई गई है? निम्न में से कौन से कार्यक्रम के लिए दक्ष स्किल लैब बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके लिए बनाई गई है? प्रजनन मातृ नवजात बाल किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए बनाई गई है। ठीक है, दक्ष स्किल लैब। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो सीरियल संचार लिंक पर डेटा संचारित करने के लिए कौन सी डेटा संचार पद्धति का प्रयोग किया जाता है? बताएं। जो सीरियल संचार लिंक होती है उस पर डेटा संचालित करने के लिए कौन सा डेटा का उपयोग किया जाता है? सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो सीरियल संचार लिंक डेटा होता है वो कैसा होता है? फुल डुप्लेक्स होता है। कैसा होता है? फुल डुप्लेक्स होता है। ठीक है, फुल डुप्लेक्स होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा आवास योजना आरंभ कौन से वर्ष में हुई थी? बताइए। इंदिरा आवास योजना किस वर्ष आई थी? 1982 में आई थी, 83 में आई, 84 में आई थी, या फिर 85 में आई थी? इंदिरा आवास योजना कब आई थी? तो इंदिरा आवास योजना जो है कब आई थी? 1985 में आई थी। कब आई थी इंदिरा आवास योजना? 1985 में आई थी। ठीक है, 1985 में इंदिरा आवास योजना आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं? जो MS वर्ड होता है उसमें स्पेलिंग को अगर करेक्ट करना है तो उसके लिए कौन सा प्रोग्राम उपयोग करेंगे? स्पेल प्रो, या फिर स्पेल चेक, या फिर आउटपुट, या फिर उपरोक्त में से सभी? बताएं कि जो MS वर्ड होता है उसमें स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? स्पेल चेक का उपयोग किया जाता है। किस प्रोग्राम? स्पेल चेक प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेल चेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी तक क्लास को आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर देंगे। बताइए कि बार माउस कुंजी को दबाकर स्लाइड के चारों ओर माउस का उपयोग करने को क्या कहते हैं? बताएं। जो बाय मतलब कि लेफ्ट माउस कुंजी होती है, 3 कुंजी मतलब कि इसमें माउस में बीच में रिंग होता है, एक इस साइड होती है, ये राइट वाली है, और ये कौन सी है? लेफ्ट। अगर आप लेफ्ट वाली यूज़ कर रहे हैं तो उसको दबाकर स्लाइड को चारों ओर माउस का उपयोग करने से क्या होगा?
हाईलाइटिंग होगा या फिर है ना खींचे मतलब ड्रेनिंग कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं या फिर मूविंग कर सकते हैं। तो देखिए आप दबाकर और स्लाइड को चारों ओर करेंगे तो उसको हम कहते हैं खींचना, कहते हैं ड्रेनिंग करते हैं। जैसे कि इस तरीके से हाथ रखकर आप स्लाइड को इस तरीके से ऊपर इधर उधर मूव क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की तालिका से हटा दिया? बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया है? 42वां संविधान संशोधन, 43, 44 या फिर 45वां संविधान संशोधन? तो देखिए 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, याद रखिएगा आप। और ये जो हुआ था ये 44वें संविधान संशोधन से हुआ था, है ना। 44वें संविधान संशोधन से जो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 के अनुसार कौन सा विज्ञापन जो है मतलब कि कौन सा विकल्प विज्ञापन में आएगा? बताइए। जो महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प विज्ञान में आएगा, विज्ञापन में आएगा? नोटिस, लेव या लपेटन या फिर जो उपरोक्त में से सभी? बताइए। तो याद रखें कौन सा विकल्प विज्ञापन में आएगा, तो ये सभी विकल्प जो हैं विज्ञापन में आएंगे। ठीक है, कौन कौन से? तो नोटिस भी, लेव भी और लपेटन भी। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी लुकअप फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? जांच करना है कि पाठ एक ही सेल में है जैसा कि अगले सेल में है, या फिर टेक्स्ट को देखता है और जिसमें वी होता है उसको या संबंधित रिकॉर्ड को ढूंढता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपने है ना एक फंक्शन वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग किया है तो उससे क्या होगा कंप्यूटर में? तो याद रखें ये संबंधित रिकॉर्ड को ढूंढता है, फिर उससे संबंधित रिकॉर्ड को क्या करने लगता है? ये ढूंढने लगता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार उपग्रह कई रिपीटर्स के रूप में जाना जाता है। संचार उपग्रह जो है कई रिपीटर्स के रूप में जाना जाता है। कौन कौन से? डिटेक्टर्स, मॉड्यूलेटर्स, स्टेशंस या फिर ट्रांसपोर्टर्स? बताइए किसके रूप में जाना जाता है? संचार उपग्रह कई रिपीटर्स के रूप में जाना जाता है, तो कौन से? तो याद रखें ये ट्रांसपोर्टर्स के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? ट्रांसपोर्टर्स के रूप में जाना जाता है। इस तरीके से आज के आपका खंड 1 और खंड जो है 2 कंप्लीट हो चुका है। अभी तक अगर क्लास को आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार क्लास को सभी लोग शेयर ज़रूर कर दें। जाते समय क्लास को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सभी अपने दोस्तों तक क्लास को ज़रूर पहुंचाइएगा। और आज की क्लास में हमारे ये दोनों खंड कंप्लीट कर चुके हैं। हमने 110 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अगले जो पार्ट है उसमें हम खंड इसी पेपर का खंड 3 और खंड 4 कंप्लीट कराएंगे। इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी PDF ले सकते हैं। और अभी तक हमने 3 पेपर आपको पूरे कंप्लीट करा दिए हैं, ये चौथा पेपर है। तो अगर अभी तक आपने ये 3 पेपर कंप्लीट नहीं किए हैं तो एक बार हमारे जो चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से आप इन तीनों पेपर को भी कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा हमने जो रेगुलर क्लास लेते आए हैं अभी तक उनको भी देखिए। अगर आप इन सभी क्लासों को देखेंगे तो आपके पेपर में 155 प्लस क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अभी तक भी नहीं पढ़ा तो भी हो जाएंगे। तो आप प्लीज़ क्लास को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए और क्लास को पसंद आए तो लाइक भी करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में लास्ट में लिख कर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चंस में, अगली क्लास में, अगले पेपर के साथ, नए नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।